हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की जो अभी 30th मई को आया है लॉकडाउन से रिलेटेड। सो बेसिकली लॉकडाउन 5 की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगी एंड इसके अंदर हम पूरे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लिए उन चीज़ों को जानेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे अनअकैडमी के चैनल को। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि अनअकैडमी का नीचे लिंक में दिया हुआ है। और साथ ही आप मुझसे पर्सनली भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जो है @StudyTimeYT STUDYTIMEYT। ऑलराइट, सो देखिए पीआईबी ने निकाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू गाइडलाइंस टू फाइट कोविड-19 विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 1 जून। यानी कि 1 जून से जो हमारी गाइडलाइंस शुरू हो रही हैं, कल से जो हमारी गाइडलाइंस लगने वाली हैं उनके बारे में पूरी की पूरी जो डिमार्केशन है, किस तरह से रेड जोन्स की होगी, क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या क्या नहीं खुली रहेंगी, उन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ही देख सकते हो कि स्ट्रिक्ट एन्फोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन। तो जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे अभी भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट एन्फोर्समेंट रहेगी और जो गाइडलाइंस है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाएंगी। और फेज्ड रीओपनिंग यानी कि थोड़ा थोड़ा करके रीओपनिंग करेंगे हम ऑल एक्टिविटीज़ आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर जितने भी एरियाज़ हैं उन सभी के अंदर धीरे धीरे सारी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसको खोला जाएगा। अनलॉक वन टू हैव एन इकोनॉमिक फोकस, और जो हमारा फोकस रहेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे रहेगा। इसी के साथ नाइट कर्फ्यू में भी रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। नाइट कर्फ्यू टू रिमेन इन फोर्स ऑन मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज। तो नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो नाइट कर्फ्यू है उसका टाइम अब 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक है, जो पहले 7 to 7 था। तो इसके अंदर भी हमें थोड़ी रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये 30 जून तक इफेक्टिव रहेंगी और ये जो फेज रीओपनिंग है इसका हमारा जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक फोकस है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यू गाइडलाइंस विल बी इशूड ऑन द हैव बीन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड ड्यूटीज़। तो स्टेट्स और ड्यूटीज़ को इसमें भागीदार बना करके उनसे पूछ करके उनकी चर्चा कर करके ही इन गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया गया है। इसके अंदर अगेन आप देख सकते हो कि ऑल द एक्टिविटीज दैट वर प्रोहिबिटेड अर्लियर वुड बी ओपनड अप इन एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन इन अ फेज्ड मैनर, जो अभी हमने देखा। और जो स्टिपुलेशन है यानी कि टर्म्स है, किस तरह की कंडीशंस होंगी ऑफ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ये जो है प्रिस्क्राइब करेगी हेल्थ मिनिस्ट्री। तो फेज 1 के अंदर देखते हैं परमिटेड टू बी ओपन फ्रॉम जून 8। तो जून 8 से क्या क्या चीज़ें खुल जाएंगी। रिलीजियस प्लेसेस खुल जाएंगे, प्लेस ऑफ वर्शिप खुल जाएंगे पब्लिक के लिए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे। तो इसके अंदर अगेन हम देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी और हमारे जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो ये एक इल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है, बट इकोनॉमी के लिए इस चीज़ को करा जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री वुड इशू SOPs फॉर द अबव एक्टिविटीज़ in consultation with the central government and ministers concerned and other stakeholders for ensuring social distancing to contain the spread of COVID-19। तो अगेन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बताएगी ताकि इन चीज़ों को हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोल सकें। फेज़ 2 के अंदर आप देख सकते हो स्कूल्स और कॉलेजेस भी आ गए जो कि मेजरली अभी बंद थे। तो स्कूल्स, कॉलेजेस और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ट्यूशन सेंटर्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सबको भी खोल दिया जाएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट्स एंड ड्यूटीज़। तो स्टेट्स और ड्यूटीज़ के साथ बातचीत करके इन चीज़ों को भी खोला जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर बीइंग एडवाइज टू होल्ड कंसल्टेशन एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल with parents and other stakeholders. Based on the feedback, a decision of reopening these institutions will be taken in the month of July 2020। तो यानी कि अभी आप कह सकते हो कि जून में तो स्कूल्स, कॉलेजेस और सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे, लेकिन जुलाई से हो सकता है यहाँ पे सर्विसेज जो है रिज्यूम हो जाएं। इसके अलावा जो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि अभी भी प्रोहिबिटेड रहेंगी उनके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो अभी भी बंद रहेगा। मेट्रो रेल आपकी अभी भी बंद रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, बार्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, असेंबली हॉल्स हैं, या इस तरह के और जो प्लेसेस हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा आपके जो सोशल, पॉलिटिकल या स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या कोई भी और कल्चरल या रिलीजियस इवेंट है वो भी बंद रहेगा। मतलब आप लार्ज वहाँ पे गैदरिंग्स वगैरह अभी भी नहीं कर सकते। Dates for opening of the above activities would be decided in the phase 3 based on the assessment of the situation। तो ये सब चीज़ें कब खुलेंगी ये फेज़ 3 में पता चलेगा। तो फेज़ 2 में ज़्यादातर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा और फेज़ 1 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स अब की जा सकती है। तो देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, यानी कि विद इन द स्टेट या फिर अलग अलग स्टेट्स में, A स्टेट से B स्टेट में अगर आपने जाना है, चाहे आप पर्सन है या आपने सामान भेजना है, गुड्स हैं, तो नो सेपरेट परमिशन, अप्रूवल और ई परमिट वुड बी रिक्वायर्ड।
तो आप अब 1 जून से फ्रीली इधर उधर जा सकते हो, किसी और स्टेट में जा सकते हो या अपने स्टेट में भी जा सकते हो. However, if a state UT based on reasons of public health and its assessment of situation proposes to regulate the movement of person, it would give wide publicity in advance regarding the restrictions to be placed on such movement and related to प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. तो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फेडरलिज्म का भी ख्याल रखा गया है. तो अगर किसी स्टेट को लगता है कि उसके यहाँ भी सेफ्टी नहीं है और कोरोना वायरस फैल सकता है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है लोगों की मूवमेंट को. नाइट कर्फ्यू विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज, बट जो रिवाइज टाइमिंग है वो 9 से 5 है. तो हम देख चुके हैं कि पहले 7 रात के 7 से शाम के 7 से सुबह के 7 बजे तक होता था, तो अब उसको 9 से 5 कर दिया है. तो यहाँ पे आपको लगभग 4 घंटे की छूट देखने को मिल रही है. इसके अलावा नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट जो है वो चलते रहेंगे, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है और ये भी देखना है कि जो हम रिलीजियस प्लेसेस वगैरह खोल रहे हैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को हम कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मंदिरों वगैरह में स्पेशली त्यौहार के टाइप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है. स्टेट्स टू डिसाइड ऑन द एक्टिविटीज़ आउटसाइड कंटेनमेंट जोन. तो ये अगेन स्टेट का काम है कि स्टेट किस तरह से कंटेनमेंट जोन के आउटसाइड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेगा, उनको करेगा. तो अगर किसी स्टेट को लगता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो वो उस एरिया के अंदर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है सर्टेन एक्टिविटीज़ को, और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकता है जो उसको नेसेसरी लगती हैं. उसके बाद आता है प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल पीपल. तो जो भी बूढ़े लोग हैं या फिर आपके किसी भी तरह से और पीड़ित हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर चिल्ड्रन हैं जो कि 10 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनको घर पे ही रहने की जो है एडवाइस दी गई है. और जब तक कि कोई ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट ना हो, हेल्थ से रिलेटेड ना हो, डॉक्टर के पास ना जाना हो, तब तक उन्हें अपने घर से बाहर अभी भी नहीं निकलना चाहिए. इसके अलावा आरोग्य सेतु जो ऐप है इसको प्रमोट किया जा रहा है. और द आरोग्य सेतु ऐप is a powerful tool built by the Government of India to facilitate quick identification of the person infected by COVID-19 or at a risk of being infected, thus acting as a shield for individuals and the community. तो अगेन उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं. और लास्टली हमने ये भी देखा था कि हमने पहले इसकी क्रिटिसिज्म में कहा था कि ओपन सोर्स नहीं है, अब इसको ओपन सोर्स कर दिया गया है. तो इसके अंदर जो बग फिक्सेस वगैरह है वो कम्युनिटी भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिससे कि इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है. अब इसी के साथ आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर देख सकते हो. वेयर एज एन ऑर्डर ऑफ इवन नंबर डेटेड 17/5/2020 was issued for the containment of COVID-19 in the country for the period up to 31/5/2020, whereas an exercise of the power under section 6(2) subclause 1 of Disaster Management Act. तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए. तो हमने इसको डिटेल में भी किया था कि एनडीएमए ने पहले भी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया था, तो सेम एनडीएमए की बात हो रही है. तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, तो आप उस वाले वीडियो में जाके देख सकते हो. सो एनडीएमए ने डायरेक्ट किया है अंडरसाइंड को टू इशू एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द लॉकडाउन इन कंटेनमेंट जोन अप टू 30/6/2020, यानी कि 30 जून तक लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन्स के अंदर बढ़ाने का आदेश दिया है एनडीएमए ने. एंड टू रीओपन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज इन अ फेज्ड मैनर, धीरे धीरे करके खोलना है इन आउटसाइड एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन. उसी चीज़ को आगे हमारे जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अंडर सेक्शन 10 सबक्लॉज 2 सबक्लॉज 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. तो यहाँ आप देख सकते हो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिगार्डिंग क्या क्या फेज मैनर है. तो वही जो चीज़ें हमने अभी देखी थी, रिलीजियस प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं जो फेज़ 1 में आएंगे जिनको खोल दिया जाएगा. इसके अलावा जो गाइडलाइंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशू करेगी. फेज़ 2 के अंदर स्कूल्स, कॉलेजेस और सारी की तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह की बात की जाएगी. लेकिन ये आप कह सकते हो कि जुलाई में इसका फैसला होना है, तो 30 जून तक तो ये सब बंद है. और इसके अंदर स्टेट्स की काफ़ी ज़्यादा चलेगी. तो स्टेट्स और यूटी से पूछा जाएगा कि आपके यहाँ कैसा हाल है और क्या इन्हें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स स्कूल्स वगैरह के लिए भी गाइडलाइंस बनाई जाएगी कि स्कूल के अंदर मास्क पहन के आए बच्चे या ग्लव्स पहन के आए, या किस तरह से आप चीज़ों को रेगुलेट करोगे. इसके अलावा फेज़ 3 की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन रीस्टार्ट करने की एक्टिविटीज़ की बात की जाएगी, ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, मेट्रोज, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह. लेकिन ये सब चीज़ें अभी लॉन्ग टर्म गोल आप कह सकते हो कि अभी प्रेजेंटली हम ये सब नहीं कर सकते. इसके अलावा जो आपके नेशनल डायरेक्टिव्स हैं कोविड-19 मैनेजमेंट के वो चलते रहेंगे जो हमें एनेक्सर 1 में दिए गए हैं. जो नाइट कर्फ्यू है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, 9 से 5 बस टाइमिंग्स में चेंज किया गया है. और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पावर होगी, वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर. जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ उनको ये पावर देता है. फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 144 सीआरपीसी. तो सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं कि इस एरिया में इतने से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो उन चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है वो करी जाए और रात को कोई भी लोग बाहर ना जाएँ. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे 30 जून तक लॉकडाउन चलेगा, तो ये डिमार्केशन कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ करेंगी. तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो हैं इनके पास पावर रहेगी कि कितने एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना है.
और कंटेनमेंट जोन के अंदर सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी और हाउस टू हाउस सर्वेलेंस भी किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कोई पर्सन इन्फेक्टेड तो नहीं है। और अगर किसी को ऑफकोर्स कोई एसेंशियल सर्विस चाहिए, जैसे कि कोई दवाई चाहिए या कोई और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ चाहिए, तो उसके लिए तो थोड़ा सा खोला ही जाएगा, रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा स्टेट्स एंड यूटीज में ऑल्सो आइडेंटिफाई बफर जोन्स आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन वेयर द न्यू केसेज आर मोर लाइकली टू अकर एंड विद इन द बफर जोन रिस्ट्रिक्शंस आर कंसिडर्ड नेसेसरी में बी पुट बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंटेनमेंट जोन है, तो इस इतने एरिया को बफर जोन जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी तरह का कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैलने के। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है ओपन हो जाएगा, इसके अंदर फेज़ 1 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करी जा सकेंगी। तो ये वाला टोटली रिस्ट्रिक्टेड हो गया और इसको पार्शियली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे पार्शियल रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाला जा सकता है किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके अलावा ये हम देख चुके हैं कि स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं ये अपने असेसमेंट के हिसाब से जो है किसी भी जगह पे सर्टेन एक्टिविटीज़ को रोक सकती हैं या कोई और रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उन्हें लगती है वो लगा सकती है। पीपल और गुड्स की जो है अनरिस्ट्रिक्टेड अब मूवमेंट रहेगी, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं जो श्रमिक ट्रेन से या नॉर्मल ट्रेन से अपने घरों पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर्स जो हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। जो बाहर इंडिया के लोग फंसे हुए हैं वो लोग इंडिया आ सकते हैं और उनके लिए अगेन जो SOPs हैं यानी कि गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की जाएंगी और जो की गई हैं ऑलरेडी वो वाली चलती रहेंगी। और इसके अंदर अगेन आपको वंदे भारत स्कीम को याद रखना है जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। इसके अलावा नो स्टेट और यूटी शेल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड और कार्गो फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड विद द ट्रीटीज विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो अगेन जैसे सपोज करो पंजाब का बॉर्डर लगता है या राजस्थान का बॉर्डर लगता है, तो स्टेट या यूटी कोई भी उस क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको रोकेगा नहीं। उसके बाद जो वल्नरेबल लोग हैं यानी कि अगेन एज्ड हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उन लोगों के लिए हमने ऑलरेडी देखा कि उनको घर पे ही रहना है अनटिल अनलेस कोई एसेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम हो। उसके बाद हमें 8th पॉइंट में बताया गया कि आरोग्य सेतु ऐप का आपने इस्तेमाल कर रहा है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टेट या यूटी है वो इस गाइडलाइन को जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर दी हुई है उसको डाइल्यूट नहीं कर सकती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइल्यूशन आप नहीं कर सकते। नंबर 2, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अथॉरिटीज़ की हम बात कर रहे थे, कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा, इन्फोर्स करेगा, तो वो सारा कार्यभार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया गया है। तो अगेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं दे विल स्ट्रिक्टली एनफोर्स ऑल द गिवन मेजर्स। इसके अलावा पीनल प्रोविजंस भी लगाए गए हैं यानी कि आपको पनिशमेंट्स भी दी जा सकती हैं। एज एनी पर्सन वायलेटिंग द मेजर्स विल बी लायबल टू प्रोसीडेड against as per the provision of section number 51 to 60 of the Disaster Management Act beside legal action under section 188 of IPC and other legal provisions as applicable। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ना केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है बल्कि आपको IPC के अंदर भी क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल तरह से आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सो क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी अगर आप लॉकडाउन 5 की जो गाइडलाइंस हैं उनका वायलेशन करते हो। सो यहाँ आप देख सकते हो सेक्शन नंबर 188 IPC का जो है वो होता है डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानते हो जो कि वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी में बता रहा है और वो एम्पावर्ड है उस चीज़ को ऑर्डर देने के लिए, तो आपको जो पनिशमेंट मिलती है उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन बनाया गया था। और इसके अंदर punishment with the imprisonment of either description of a term which may extend to 6 months or with fine or may extend to 1000 rupees or both। तो 6 महीने तक की इसमें आपको सज़ा मिल सकती है, जेल हो सकती है। हमें इसमें इलस्ट्रेशन भी दी है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर इज प्रोमोगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट लॉफुली एम्पावर्ड टू प्रोमोगेट सच ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया DM, क्योंकि अभी हमने देखा था। तो DM अगर कोई ऑर्डर करते हैं डायरेक्टिंग द रिलीजियस प्रोसेशन शैल नॉट पास डाउन अ सर्टेन स्ट्रीट, ए नोइंगली डिसओबेज दिस ऑर्डर एंड देयरबाय कॉजेज डेंजर ऑफ रॉइट। तो अगेन यहाँ पे जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, वो इस ऑर्डर को डिसोबे करता है जो कि एक लॉफुल अथॉरिटी पास कर रही थी, उसके पास पावर्स थी, और उसके बाद उसके कारण डेंजर ऑफ रॉयट आ जाएगा। तो यहाँ पे डेंजर ऑफ COVID-19 आ जाएगा। तो A ने वो ऑफेंस किया है यानी कि एक्यूज ने वो ऑफेंस किया है, इसलिए उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी उन लोगों के ऊपर जो कि COVID-19 की गाइडलाइंस को पालन नहीं करेंगे। तो जो हमें नेशनल डायरेक्टिव्स के अंदर एनेक्सर 1 के अंदर गाइडलाइंस दी हुई हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो वही है आपकी फेस कवरिंग, कि जब भी आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, पब्लिक प्लेस में जा रहे हो या वर्क प्लेस में भी जा रहे हो या ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, तब भी आपको फेस कवर करके रखना है। एंड प्रॉबेबली स्कूल्स के लिए भी सेम गाइडलाइंस आ जाएगी। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है कि 6 फीट की दूरी पे आपको रहना है, 2 गज़ की दूरी पे आपको रहना है। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनको इंश्योर करना है कि 5 से ज़्यादा लोग एक टाइम पे दुकान के अंदर ना हो। गैदरिंग्स जो है, लार्ज गैदरिंग्स जो है वो बंद रहेंगी। अगर किसी को शादी भी करानी है तो शादी के अंदर 50 से ज़्यादा लोग टोटल नहीं हो सकते। और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो लास्ट राइट्स है, फ्यूनरल राइट्स हैं,
उसके लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप सार्वजनिक जगहों पे थूकते हो तो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और आपको पनिश किया जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। पब्लिक प्लेस के अंदर किसी भी तरह का लिकर, पान, गुटखा, टबैको ये चीज़ें भी कंज्यूम नहीं की जा सकती। इसके अलावा वर्क प्लेसेस यानी कि जिन लोगों का काम चल रहा है उनकी ये जिम्मेवारी है, एम्प्लॉयर्स की जिम्मेवारी है कि मैक्सिमम काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम दिया जाए और वर्क फ्रॉम होम की प्रैक्टिस को एज़ फार एज़ पॉसिबल आप उसको मेन स्ट्रीम में लाइए कि आप लोग घर से ही काम कीजिए। इसके अलावा जो बिजनेस आवर्स हैं में स्टैगरिंग ऑब्जर्व की जाएगी। तो स्टैगरिंग ऑफ आवर्स क्या होता है, बेसिकली एक आप कह सकते हो फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग इकट्ठे नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे कहीं जाने का ऑफिस का टाइम है 9 बजे का है तो सारे लोग 9 बजे आते हैं, तो बेसिकली इकट्ठे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो वाली चीज़ को अवॉइड किया जाएगा और सारे लोग अलग अलग टाइम पे आएंगे। सपोज कोई 9 आ रहा है, कोई 9:15 पे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, तो इस तरीके से आप बिजनेस आवर्स को डिवाइड करोगे कि लोग इकट्ठे ना आएँ और इकट्ठे ना जाएँ। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग और हाइजीन। तो थर्मल स्क्रीनिंग का और हैंड वॉश रखने का, सैनिटाइजर का आपको पूरा इंतजाम रखना पड़ेगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या वर्क प्लेस में काम चल रहा है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन करना है सारे के सारे एरिया की डोर हैंडल्स की स्पेशली, ताकि जो भी पर्सन है, क्योंकि डोर को हर एक बंदा छूता है तो वो कंटामिनेट ना हो जाए, वो इन्फेक्ट ना हो जाए। एंड लास्टली आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी मेंटेन रखनी है। तो आपको जो शिफ्ट्स हैं उनके अंदर आपको डिस्टेंस रखना है। लंच ब्रेक्स के टाइम पे सारा स्टाफ इकट्ठा होकर ना बैठे और लंच ब्रेक्स भी अलग अलग टाइम पे हो, तो उस चीज़ को आपने ट्राई करना है। सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेडली स्टडी दिस नोटिफिकेशन। हमने लॉकडाउन 5 की पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ा, हमने सारी गाइडलाइंस को पढ़ा और हमने इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रोल देखा और हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी रोल देखा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।